फॉर एग्ज़ाम्पल जब टॉम हैंक्स नया नया उस जजीरे पे क़ैद हुआ था और सर्वाइवर था, तो उसके पास कोई टूल्स नहीं थे, तो वो नीचे से पत्थर मार के नारियल तोड़ रहा है और ख़ुद जाके दरिया में वो समुंदर में छलांगे मार रहा है और हाथ से मछलियाँ पकड़ रहा है। तो उसके पास दिन भर में कभी कोई मछली भी नहीं पकड़ आती थी, या दिन भर में सिर्फ एक ही नारियल टूटता था। फिर उसने सोचा कि क्यों ना भाई अपने काम को आसान करूं, वक्त बचाऊं, टूल्स बनाऊं। तो उसने दरख्त पे चढ़ने के टूल्स बनाए, उसने ऐसे टूल्स बनाए जिससे उसने जाला बनाया जिससे उसके लिए मछलियाँ पकड़ना आसान हो गया। उसने आग जलाने के लिए पत्थर सूखे जमा कर किए, उससे उसका काम आसान हो गया। तो जब तक आप टाइम बचा के टूल्स नहीं बनाएंगे तो आप अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और इस तरह के टूल्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल अगर हम आम ज़बान में बात करें तो कैपिटल से मुराद है वो फाइनेंसेस जो रेडली अवेलेबल हैं आपके पास। मैंने आपके लिए 20 रुपये की बात की थी आज कि आपकी जेब में 20 रुपये, बुनियादी तौर पे वो 20 रुपये कैपिटल हैं आपके। अगर अभी वो 20 रुपये आप खर्च कर देंगे तो आपने एक्सपेंडिचर कर दिया 20 रुपये का, एक्सपेंसेस कर दिए 20 रुपये का। लेकिन अगर वो नहीं 20 रुपये में से अपने एक्सपेंसेस कट डाउन करेंगे तो जो पैसे बचेंगे उसको आप किसी ऐसी जगह पे आप लगा दें जिससे आपके लिए मज़ीद कैपिटल जनरेट हो जाए। उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जगह है जिससे आप मज़ीद कैपिटल प्रोड्यूस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास जो अमाउंट बच गई है आपने उसको अपने दोस्त को दे दिया और दोस्त से कहा कि भाई ये मैं आपको दे रहा हूँ, अब ये मुझे आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप अपने जो चिप्स परचेज़ कर रहे हैं, जो 10 रुपये के चिप्स परचेज़ कर रहे हैं उसमें से आधे चिप्स मुझे दे दीजिएगा। तो आपने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके रिटर्न आपने चिप्स के अमाउंट में ले लिया। तो ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कैपिटल है, कैपिटल से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट से मज़ीद कैपिटल जनरेट करते हैं। लेकिन कैपिटल आएगा कहाँ से? कैपिटल आसमान से तो नहीं उतरेगा ना, कैपिटल आता है सेविंग से। और सेविंग कैसे आती है? जितनी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे कम यूटिलाइजेशन से सेविंग होती है। तो ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं। और सेविंग क्यों करते हैं? सेविंग इसलिए करते हैं ताकि आप स्कैरसिटी से डील कर सकें और उसको मैनेज कर सकें। तो हम दोबारा चलते हैं। स्कैरसिटी के बाद चॉइसेस की वजह से सेविंग्स की वजह से सेविंग्स आप करते हैं टाइम के अंदर भी, जिससे आप टूल्स डेवलप करते हैं। उसमें से एक तरीके का टूल कैपिटल है। कैपिटल्स एक तरीका टूल है जो कि इन्वेस्टमेंट जनरेट करता है और इसमें इन्वेस्टमेंट से मज़ीद कैपिटल जनरेट होता है। मुझे क्लियर? अच्छा जी। तो कैपिटल इज़ एनीथिंग दैट इज़ प्रोड्यूस एंड देन यूज टू प्रोड्यूस अदर थिंग्स। यानी कैपिटल है तो उस कैपिटल को इस्तेमाल करेंगे, उससे दूसरी चीज़ें बनाएंगे और फिर उन दूसरी चीज़ों से मज़ीद कैपिटल बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल है, जिसको मैंने कहा था ना ये एक दूसरे से लिंक्ड है। कैपिटल से सेविंग करेंगे, एक्सपेंसेस कट डाउन करेंगे, सेव करेंगे, उस सेव्ड अमाउंट को फिर इन्वेस्ट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट से मज़ीद कैपिटल जनरेट करेंगे, उससे मज़ीद प्रोडक्शन करेंगे और फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये एक आपका साइकिल है। तो अब उसको ज़रा हम समराइज़ करते हैं। Scarcity forces each of us to make choices about how we will allocate our time, what particular mix of things we will consume, how we will divide our consumption between the present and the future needs, and whether we will sacrifice consumption now to accumulate capital so we can increase consumption tomorrow। इसमें सेविंग का भी आगे, तो ये पूरी हमने एक तरीके से आपको जिस्ट दे दिया लुबा के। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ बेटा, यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने बात क्लियर कर ली। तो अब फॉर एग्जांपल चॉइसेस हैं। अब चॉइसेस कौन सी सिलेक्ट की जाए, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया जाए, कौन सा ऑप्शन डिस्कार्ड किया जाए, इट ऑल डिपेंड्स कि हमें किसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है। तो रीसेंट टाइम्स में जो इकोनॉमी कहती है सबसे इम्पोर्टेंट है कॉस्ट। अच्छा, जो लफ्ज़ कॉस्ट है हमारे जहनों में, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? पैसा। दो चीज़ें हैं, मैं पहले से डिफ्रेंशिएट कर दूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस। कॉस्ट का मतलब है कि आपको कितनी लागत आई है। उर्दू में कॉस्ट को कहते हैं लागत। आपको कितनी लागत आई है। लागत का मतलब होता है कि आपको कितने पैसे पड़े हैं उस चीज़ को बनाने में, कितना आपका टाइम खर्च हुआ है, रिसोर्सेज
एक्यूमुलेट की हैं, खर्च की हैं आपने, और बाकी मानदा कोई और भी चीज़ आपने एक्यूमुलेट की हो, इस सबको कॉस्ट कहा जाता है, जिसको आप उर्दू में कहते हैं लागत। जब आप कॉस्टिंग कर लेते हैं हर चीज़ की, कितनी आपके टाइम की कितनी कीमत है, आपके साथ जो रिसोर्सेज थी उसकी कितनी कीमत है, आपको ट्रांसपोर्टेशन की कितनी वक्त लगेगा, कितना कीमत लगा, जब ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो जाती हैं उस पर अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं आप। उस प्रॉफिट के बाद जो आप मार्केट से अमाउंट डिमांड करते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस। तो कॉस्ट होती है लागत जो आपको पड़ती है, और प्राइस होती है जो आप मार्केट में कस्टमर से डिमांड करते हैं ताकि आपकी लागत फुलफिल हो और फिर आपको प्रॉफिट भी अर्न हो। तो ये पहले तो बात आप समझ लें, कॉस्ट में और प्राइस में फ़र्क है, क्योंकि आप लोगों को पहले इंडियन इकोनॉमिक्स या इस चीज़ों के बारे में बताया नहीं था, तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं कुछ चीज़ें बताऊँ, इसकी डेफिनेशन क्लियर करूँ। अब कॉस्ट किसे कहते हैं, ये ज़रा सुनने में बात गौर से। व्हाट इज़ कॉस्ट इन वर्ल्ड इकोनॉमी? स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी के वजह से हमने चॉइसेस की हैं। जब हम चॉइसेस करेंगे तो हर चॉइस को सिलेक्ट करने का मतलब है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया तो ऑप्शन बी और सी सिलेक्ट नहीं किया, ऐसा ही है ना। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए को सिलेक्ट करने की भी अपनी कॉस्ट हो गई, और वो कॉस्ट क्या है? बाय नॉट सेलेक्टिंग ऑप्शन बी एंड सी। यहाँ तक अगर बात समझ में आई हो तो समझिए मेरी बात और से दोबारा। स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी का मतलब चॉइसेस हैं। चॉइसेस का मतलब है कि आप किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और बाकी ऑप्शंस जो अवेलेबल थे जिनको आप सिलेक्ट कर सकते थे उनको अनसिलेक्ट नहीं करेंगे आप। तो जिस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया उसका मतलब ये हुआ कि आपने जो बाकी दो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किए हैं उनकी कॉस्ट आपने पे की है बाय सिलेक्टिंग ऑप्शन ए। इसको आप दोबारा समझें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जेब में 20 रुपये, जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी, आपकी जेब में 20 रुपये। अब आप यूनिवर्सिटी गए, अब आपको बहुत प्यास लगी है। अब सुने आप बहुत से बात, आपको पता है कि अगले दिन आपके वालिद साहब आपको पैसे नहीं देंगे, सही है, तो आज भी आपको किराया चाहिए, कल का भी किराया चाहिए। लेकिन जब यूनिवर्सिटी पहुँचे तो आपको प्यास लगी बहुत ज़ोरों से, अब आपको जब प्यास लगी बहुत ज़ोर से, तो अगर आपने बात असेस की कि अगर मैं प्यासा लेक्चर में बैठूंगा तो शायद मुझे लेक्चर सही तरीके से समझना, यानी जो आपकी अल्टीमेट आउटपुट गोल है वो अचीव नहीं होगा अगर आप प्यासे रहेंगे। इट मीन्स आपका ये जो इम्पोर्टेंट है अभी इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी हो गया, प्यास को बुझाना। अदरवाइज़ जो आपकी यूनिवर्सिटी पहुँचने का अल्टीमेट गोल है अर्निंग एजुकेशन, वो अचीव नहीं हो सकेगा। तो आपने कहा चूँकि मेरा अल्टीमेट गोल अचीव नहीं हो सकेगा तो मुझे अपनी प्यास को बुझाना पड़ेगा। अब मुझे ये देखना है कि मैं प्यास को कैसे बुझाऊँ। तो आपने अपने ऑप्शंस निकाले। आपने क्या ऑप्शंस निकाले? आया मैं यूनिवर्सिटी के जो कूलर्स हैं इनसे पानी पी लूँ, आया मैं जो नेस्ले का बॉटल मिलता है फ्रिज में रखा हुआ कैंटीन से वो परचेज़ करके पी लूँ, या आया मैं कोई अच्छा सा जूस जो कि आपके ये हाइड्रेटेड जूस आते हैं ना फिजी, आजकल बड़े चल रहे हैं, मैं गैटोरेट वाले इन सब, मैं वो परचेज़ करके पी लूँ, एनर्जी ड्रिंक परचेज़ कर। आपने अपने मुख्तलिफ ऑप्शंस निकाले। अच्छा, कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो फिजिबल ही नहीं होंगे, यानी आपकी जेब में इतने फाइनेंसेस पैसे ही नहीं अवेलेबल कि आप उनकी कॉस्ट पे कर सकें, कॉस्ट कह रहा हूँ सॉरी, प्राइस पे कर सकें। अब आपने कहा गैटोरेट तो 80 रुपये का, जेब में है ही नहीं 80 रुपये का, 20 रुपये तो पड़े हुए जो आगे बचाने, तो आपने गैटोरेट वाला ऑप्शन पहले ही अनसेलेक्ट कर दिया। फिर आपने कहा भाई जब ये दूसरा जो है वो जूस वाला है, आपने कहा जूस से तो मेरी प्यास बुझती नहीं है, तो आपने उसको भी अनसेलेक्ट कर दिया। अब देखें ना, आपने ऑप्शंस को अनसेलेक्ट करते जाना, पहले आपने सारे अवेलेबल ऑप्शंस लिख लिए और फिर आप उन अवेलेबल ऑप्शंस में से अपने रिस्पेक्ट से ऑप्शंस को निकालते जा रहे हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे। पहला ऑप्शन, या तो आप पानी पी लें यूनिवर्सिटी के जो कूलर्स हैं वहाँ से, या अब आप जो है मिनरल वाटर की बोतल परचेज़ कर लें। आपने पूछा मिनरल वाटर की बोतल, आपने कहा भाई 5 रुपये की आती है फॉर एग्जांपल, हालांकि नहीं आती लेकिन चलें फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में समझ। आपने कहा मैं 5 रुपये की मिनरल वाटर परचेज़ करूँ, इसका मतलब है 5 रुपये की मिनरल वाटर भी वही काम करेगी जो कि पानी का कूलर, अगर ठंडा पानी मिलता है और साफ़ पानी मिलता है पानी कूलर से, वो भी वही काम करेगा।
वो भी वही काम करेगा जो कि मिनरल वाटर परचेज करके मुझे मिल रहा है, तो मैं क्यों 5 रुपये खर्च करूं और मैं अवेलेबल रिसोर्सेज जो हैं वो जो अवेलेबल यूनिवर्सिटी के उनसे पानी पीऊँ। अब अगर आप यूनिवर्सिटी के नलके से पानी पिएंगे तो इसका मतलब है आपने मिनरल वाटर के पानी जो कि हाइजेनिक पानी था, उस कम से कम यूनिवर्सिटी के नलके से तो हाइजेनिक था ना, आपने यूनिवर्सिटी के नलके से पानी पीने का मतलब ये हुआ कि आपने हाइजेनिक पानी ना पी के उसकी कॉस्ट अदा की, यूनिवर्सिटी के नलके से पानी पी। तो ये है कॉस्ट उस यूनिवर्सिटी नलके से पानी पीने की जो आपने अदा की, जो कि हाइजीन के ऊपर आपने अदा की। इफ़ आई एम गेटिंग, अब इफ़ यू गेट, तो फॉर एग्जांपल अगर आप 20 रुपये की कुछ परचेज़ करते हैं, अब 20 रुपये की आप या तो 5 रुपये की आप मिनरल वाटर परचेज़ कर लें, या 5 रुपये का आप कुछ और परचेज़ कर लें, या 5 रुपये को सेव कर लें। यहाँ तक बात क्लियर है भाई? तो इसको कहते हैं, अच्छा यहाँ तक बात क्लियर हो गई कॉस्ट। तो एक होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसी से लफ्ज़ निकला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे लफ्ज़ अपने नाम से ज़ाहिर है ऐसा है नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम किसी और तरीके से लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर जॉब के लिए जाएंगे, 4 साल बाद आप जाएंगे जॉब के लिए इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल, जॉब के लिए जाएंगे, कुछ लोग बिज़नेस के लिए जाएंगे, कुछ मास्टर्स के लिए जाएंगे। अब एक ग्रेजुएट इंजीनियर निकलता है सुबह से पढ़ के, और जब वो ग्रेजुएट इंजीनियर सुबह से पढ़ के निकलता है तो उसने कहा भाई मेरे लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, या तो मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ, या तो मैं जॉब करूँ, या मास्टर्स के लिए बाहर जाऊँ। तीनों टाइम पे ये तीनों काम एक ही टाइम पे तो नहीं कर सकता ना ये बच्चा, या तो वो जॉब करेगा, या तो वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, या वो मास्टर्स के लिए बाहर जाएगा। गिवन वक्त में सही तरीके से एक काम एक वक्त में कर सकता है, या तो वो जॉब करेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, या फिर वो मास्टर्स करने बाहर जाएगा। उसका मतलब ये हुआ कि जब वो कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट वक्त में जब वो कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, उसका मतलब ये है कि बाकी 2 ऑप्शंस को वो सिलेक्ट नहीं करेगा, और जब वो बाकी 2 ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करेगा तो बाकी 2 ऑप्शन से हासिल होने वाले फ़ायदे भी उसको हासिल नहीं होंगे, और जब वो फ़ायदे हासिल नहीं होंगे तो जो ऑप्शन उसने सिलेक्ट किया उस ऑप्शन की कॉस्ट क्या है, तो जो बाकी 2 ऑप्शन से हासिल होने वाले फ़ायदे हैं उसको, उन अपॉर्चुनिटीज़ को उसने अवेल नहीं किया, तो उन अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट पे कर रहा है वो, बस सिलेक्टिंग द अपॉर्चुनिटी जिसने वो अवेल की है। बेस्ट फोरगोन अपॉर्चुनिटी या ऑल्टरनेटिव की जो कॉस्ट है आप करंट अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करके कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ तक बात क्लियर है भाई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आई? अपने लेक्चर को हम यहाँ पर थोड़ा सा रोकते हैं। ये बताएं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आई? तो हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर ली। इन्हीं चीज़ों को दिखाने के लिए ग्राफिकली चॉइसेस को किस तरह से मैक्सिमाइज़ किया जाता है और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डालते हैं जब, तो वो कहलाता है PPF, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर। यानी किसी भी आउटपुट को अटेन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल इसको आप समझें कि आपने कोई आउटपुट अचीव करनी है, यानी आपने ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर, मैं अपनी बात करूं, यानी मुझे ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर करनी है, तो जब मुझे ऑनलाइन क्लासेस जब डिलीवर करनी होंगी तो मुझे लेक्चर भी प्रिपेयर करना है, मुझे लैपटॉप भी चार्ज करना है, मुझे लैपटॉप चार्ज करने के बाद मुझे दूसरे अपना जो है हैंड्स फ्री अवेलेबल चाहिए। तो मेरे पास ये अब अपनी ऑनलाइन क्लासेस की मैक्सिमम डिलीवरी हासिल करने के लिए ये सारे काम है जो रिक्वायरमेंट है, ये तो करने ही करने हैं। इसके अलावा मेरा अपना टाइम, कि मैं कितना टाइम लेक्चर प्रिपरेशन में लगाऊं, कितना टाइम ऑफिस वर्क के लिए लगाऊं, कितना टाइम डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन में लगाऊं, मुझे मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा ताकि मैं मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर सकूँ। इस चीज़ को ग्राफ में डाल देंगे जब हम, उसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ फ्रंटियर या PPF। तो PPF बेसिकली एक तरीके की बाउंड्री सेट कर देता है जिसकी वजह से आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि आपके पास स्केर्स रिसोर्सेज जो हैं उनको आप कैसे मैनेज करें, किस तरीके से मैनेज करें, किस रिसोर्स को कितना इस्तेमाल करेंगे तो कितनी अब वो आउटपुट में आपको
ये क्या परसेंटेज के हवाले से आपको आउटपुट अचीव करके देगा। यानी आप कह लें पैसों के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, टूल्स के, टेक्नोलॉजी भी एक तरीके की टूल है जिसका इस्तेमाल करके आप मज़ीद चीज़ों को आसान करते हैं और आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं और कंजम्पशन बढ़ाते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ टूल। तो कैन बी इलस्ट्रेटिंग बाय प्लॉटिंग मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस ऑफ मिक्सेस दैट कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स से मुराद जितने आवर्स आपने काम के लिए रखें, इस इन वर्किंग आवर्स में लेजर आवर्स शामिल नहीं होते, रिक्रिएशनल आवर्स इसमें शामिल नहीं होते। अच्छा, इसी वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट पढ़कर आएँ तो इसलिए मैं वर्किंग आवर्स के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन 8.5 घंटे का टाइम रखती हैं। 8.5 घंटे का टाइम वो इसलिए रखती हैं, वो जो आधे घंटे का ब्रेक आप अवेल करते हैं नमाज के लिए और खाने के लिए, ज़ोहर की नमाज या खाने के लिए स्पेशली, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आधा घंटा वो आपको छुट्टी में बढ़ा देते हैं ताकि आपका वो एज अ रिक्रिएशनल या लेजर आवर में काउंट करते हैं खाने का टाइम जो है वो आपका। और वो आपके चूँकि वो ऑफिशियली आवर्स काउंट नहीं हो रहे होते इसलिए वो आधा घंटा ज़ायद काम करते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं कि उनका फ़िलासफ़ी होती है कि ये रिक्रिएशनल आवर्स या जो इस तरह के आवर्स हैं जिसमें खाना वाना होता है, ये ज़रूरी हैं ताकि आगे आने वाले जो वक्त है जिसमें 3 घंटे मज़ीद काम करना है उसमें वो बंदा फ्रेश हो सके। तो वो उनको रिक्रिएशनल आवर्स के अंदर शामिल नहीं करती बल्कि वो एसेंशियल आवर्स में शामिल कर लेती हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप फ़िलासफ़िकली किस तरह से आप लेजर को देखते हैं। लेकिन लेजर बुनियादी तौर पे वो एक्टिविटी है जिससे कोई अमाउंट ऑफ गुड प्रोड्यूस नहीं होता और आप बल्कि अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल ये मैंने एक आपको पीपीएफ का कर्व दिखाना चाह रहा हूँ। अब क्वांटिटी ऑफ कोकोनट प्रोड्यूस, क्वांटिटी ऑफ पाम लीव्स प्रोड्यूस, ये वही बात मैं कर रहा हूँ जो मैंने कास्ट अवे की थी। कास्ट अवे की जो मूवी थी उसमें जो नारियल के पेड़ थे उन पेड़ों से वो पत्ते तोड़ता था, सही है, टॉम हैंक्स, ताकि शेल्टर बना सके, और कोकोनट तोड़ता था ताकि वो खा सके और पी सके। तो अगर फॉर एग्जांपल एक दिन में वो 100 कोकोनट तोड़ता है तो इसका मतलब है सारा का सारा टाइम वो कोकोनट तोड़ने में लगा रहा है। तो उसका मतलब है कोई टाइम उसने जो है वो शेल्टर प्रोड्यूस करने में नहीं लगाया। या अगर सारा का सारा टाइम वो यहाँ पर देखें ना शेल्टर प्रोड्यूस करने में लगा रहा है तो कोई भी टाइम उसने अपने लिए कोकोनट प्रोड्यूस करने में या खाना जमा या पानी जमा करने में नहीं लगाया। तो अब आप ये देखें कि उसने ये बात एनालाइज़ की कि अगर मैं 100 कोकोनट तोड़ता हूँ या कोई कोकोनट तोड़ता तो 200 में पाम लीव, एक दिन में मैं 200 पाम लीव जमा कर लेता हूँ या मैक्सिमम 100 कोकोनट प्रोड्यूस कर लेता हूँ। ये एक दिन की मैक्सिमम आउटपुट है उसकी, या तो कोकोनट की या पाम लीव की। इसके बीच में कहीं उसने देखा कि मैक्सिमम आउटपुट मैं अचीव कर सकता हूँ ये 25 और 24 के दरमियान, 150 152 के दरमियान, 150 152। ये जो उसने देखा ये बीच का जो एक मिडिल वाला है बल्कि फास्ट हाउस ये वाला 25 और 150, कि अगर मैं कुछ टाइम के लिए कोकोनट तोड़ता हूँ और कुछ टाइम के लिए पाम लीफ तोड़ता हूँ और आधा आधा वक्त तयन कर लेता हूँ, तो अगर आधा वक्त मैं कोकोनट तोड़ूँगा तो 25 कोकोनट तोड़ पाऊँगा फॉर एग्जाम्पल, और अगर आधा वक्त तोड़ता हूँ तो 150। इसमें रिक्रिएशनल आवर्स शामिल कर लिए मैंने फॉर एग्जाम्पल। और अगर रिक्रिएशनल आवर्स शामिल ना करूँ, एग्जैक्टली 4 घंटे कोकोनट तोड़ेगा, एग्जैक्टली 4 घंटे पाम लीफ तोड़ेगा, तो 50 और 100। लेकिन ये ह्यूमन माइंड के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरे 4 घंटे कोकोनट तोड़े और पूरे 4 घंटे पाम लीफ तोड़े। जब कोकोनट तोड़ने के लिए भी तो ऊपर जाना पड़ेगा ना दरख्त में, तो वो टाइम कहाँ लगाएंगे आप। इसी वजह से हम इस चीज़ को हम बेहतर ऑप्शन के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि 25 कोकोनट तोड़ लें एक दिन में और एक दिन उसके बाद वो 150 पाम लीफ जमा कर लें, और इसको हमने इस तरह से ग्राफ में प्लॉट कर दिया। अब देखें ना, ये तो 200 यहाँ पे मैंने कोकोनट्स को ले लिया, यहाँ पे मैंने पाम लीफ को ले लिया। अब मैंने इस तरीके से एक वो डिज़ाइन कर लिया ग्राफ। अब देखें ना, ये ग्राफ जब डिज़ाइन कर लिया, इस ग्राफ को या तो मैं इधर ही ले जा सकता हूँ या मैं इधर ले जा सकता हूँ। यानी अगर मैं ग्राफ को राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं पहले 200 तोड़ रहा था, अब 250 तोड़ने लगा। तो ग्राफ को राइट साइड पे शिफ्ट कैसे करूँगा? या तो मैं ज़्यादा टाइम लगाऊँ, 8 घंटे की जगह ओवर टाइम लगा दूँ, या तो ज़्यादा टाइम लगाऊँ हैं, लेजर आवर्स को भी शामिल कर लूँ, या फिर मैं टूल्स डेवलप कर लूँ जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ़ आवर्स वर्किंग ईच डे। या तो मैं ये इंक्रीज़ कर दूँ, या तो फिर मैं टूल डेवलप कर लूँ
और टूल्स डेवलप करने की वजह से मैं अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दूँ, तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर राइट साइड पे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं यही चीज़ को लेफ्ट साइड पे ले जाऊँगा, इसका मतलब है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बर्बाद किया, लेजर में लगाया, इसलिए मेरी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गई, इसलिए मेरी प्रोडक्शन क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर लेके चला गया, इसका मतलब है मैंने अपना वक्त जो है वो वर्किंग आवर्स से हटा के लेजर आवर्स में लगा दिया, तो मेरी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गई। और मैं अगर यहाँ लेके चला गया राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे लेकर गया, इसका मतलब मैंने वर्किंग आवर्स डिक्रीज़ कर दी, वर्किंग आवर्स डिक्रीज़ करके लेजर आवर्स इंक्रीज़ कर दी है, इस वजह से मैंने अपनी प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर दी। और अगर मैं इस ग्राफ को राइट साइड पे लेकर चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने वर्किंग आवर्स या तो इंक्रीज़ कर दिए, या मैंने ऐसे टूल्स डेवलप कर लिए जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई। अगर मैं फॉर एग्जांपल ज़्यादा मैंने मज़ीद कैपिटल इंक्रीज़ कर दिया और कैपिटल इंक्रीज़ कर दिया, तो देख रहे हैं आप दोस्तों, अब मैंने अगर अपना टूल्स ऐसे डेवलप किए जिससे मैं कोकोनट आराम से तोड़ सकता हूँ। मैंने पाम लीव्स को तोड़ने के लिए टूल्स डेवलप नहीं किए, मैंने अपनी कोकोनट में देखा कोकोनट कम टूट रहा है, मैं कोकोनट को खास तौर से तोड़ने के लिए टूल्स डेवलप कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी कैपिटल को एक मखसूस जगह इन्वेस्ट किया, तो उस इन्वेस्टमेंट से मखसूस कैपिटल इंक्रीज़ होना शुरू हो गया मेरा। तो आप देख रहे हैं कोकोनट की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई, वेरएज कंसर्न पाम लीव्स की प्रोडक्शन वहीं की वहीं रही। तो कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ टूल्स इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल, एंड कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल विद डेवलप्ड स्किल इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो ये भी एक चीज़, ये हमारा लेक्चर आज का एंड हो गया। होपफुली आपको समझ में आया हो।